नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में कि समायोजन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कुछ समायोजन क्या प्रक्रिया है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इस सभी के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। इसके बाद हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद फिर हम इसी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज हम समायोजन से। समायोजन मतलब कि एडजस्टमेंट। एडजस्ट करना ही समायोजन होता है। एडजस्ट हम सभी लोग जानते ही हैं। एडजस्ट हमें कब करना पड़ता है? जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, तब हम थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन करके वहां पर समायोजन कर लेते हैं, या फिर वहां पर हम जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसे ही हम समायोजन बोलेंगे। जैसे कि अगर आप मान लो किसी शादी वगैरह में गए हो और वहां पर सही तरीके से रात को सोने की व्यवस्था नहीं है, तो आप जैसे तैसे इधर उधर कुछ करके आप सो जाते हो। हालांकि आपकी आदत ऐसी आदत है कि आपको खुली हवा चाहिए, मतलब एकदम बिल्कुल पूरे बेड पर आप अकेले ही हो, लेकिन वहां पर आप 10 लोगों के साथ एक बंद कमरे में सो रहे हो। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये समायोजन हुआ कि आपने अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करा कि चलो एक दिन की बात है, आज ऐसे ही अपन रात निकाल लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं समायोजन करना। अगर आप उसमें परेशान हो जाते हो कि यार मेरे पास तो सोने की जगह नहीं है, मैं कैसे सोऊंगा, कैसे काम चलेगा, तो फिर वहां बोला जाएगा कि आपका व्यवहार कुसमायोजित है, आप परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक, तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, खुद के बीच और वातावरण के बीच एक संतुलन बनाने के लिए अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज कर लेगा। इसी परिवर्तन को हम बोलेंगे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। ठीक, एडजस्टमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच अ पर्सन चेंज हिज बिहेवियर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया समायोजन का डेफिनेशन। आगे हम बात करेंगे समायोजन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट के नेचर की बात करें तो शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है कि आपकी बॉडी में फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस बना रहे। आप ना तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हो ना ही मेंटली डिस्टर्ब हो। मेन काम होता है यहाँ पर मेंटली डिस्टर्बेंस का, क्योंकि जब भी हमें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम बैलेंस नहीं बना पाते कि ऐसे माहौल में हम कैसे काम करें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर ट्रैफिक है तो भाई जब तक सामने वाली गाड़ी नहीं बढ़ेगी तब तक आप भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप फिर भी हॉर्न बजाने लगे हो। तो ये क्या हुआ? ये कुछ समायोजित व्यक्ति का नेचर है कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसे वहां खड़े होकर घर तो बनाना नहीं है अपना। ट्रैफिक हटेगा तो सामने वाला भी चलेगा। अब आपके ऐसा तो नहीं होगा आप हॉर्न बजाओगे तो जो जिस वजह से ट्रैफिक लगा है उन्हें पता चल जाएगा और वो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। भाई धीरे धीरे ही चीज़ें सोल्व होती हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि वहां पर हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए सिचुएशन के बीच में। ठीक है, ठीक है ट्रैफिक है, थोड़ी देर बाद हट जाएगा, रोज लगता है, रोज हट जाता है, आज भी हट जाएगा। ठीक है, अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको घर से थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम हर जगह चल रही है। ठीक, फिर आता है पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट। परिस्थिति से लाभ उठाने का मतलब आपने देखा यार इस तरह की सिचुएशन चल रही है, आपने उस सिचुएशन को इस तरह से लिया कि आपके लिए बेनिफिट हो गया। जैसे आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने सैनिटाइजर मास्क बना बनाकर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो इसे हम बोलते हैं परिस्थिति से लाभ उठाना। समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखना, ये भी अच्छा है कि टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल इन सोसाइटी, आप दूसरे लोगों का ध्यान रख रहे हो। आप दूसरे लोगों का ध्यान रखने का मतलब कि आपको मान लो पार्टी करना है, आप पार्टी करने के लिए आप डीजे बजा रहे हो, गाने बजा रहे हो, बहुत तेज आवाज में बजा रहे हो, और आपको पता है कि आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं जिन्हें तेज आवाज से एलर्जी है, उन्हें कुछ हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी है, तेज आवाज से उन्हें तकलीफ होती है, तो आप थोड़ा सा आवाज स्लो करके बजाते हो, या फिर जो आपका पार्टी वगैरह है इसका ऑर्गेनाइज कहीं और करते हो, या फिर आप इसे बंद कमरे में ऑर्गेनाइज करते हो। तो इसे हम बोलते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति जो है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। ठीक, सामाजिक जिम्मेदारी की स्वीकृति, आप एक्सेप्ट कर पाओ सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के जो दायित्व हैं उन्हें आप स्वीकार कर पाओ, ना कि उनके आप अगेंस्ट जाओ। मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है समायोजन, मैंने बोला था सबसे ज्यादा रिलेटेड किससे? आपकी मेंटल हेल्थ से। अगर व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है तो उसे फिर टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं दिमाग के अंदर, तो इस तरह की चीजें, उस स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? एडजस्ट नहीं कर पाना है। ठीक है, तो अगर आप एडजस्ट करना सीख जाते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहकर पढ़ोगे, टेंशन नहीं रहेगी आपको, ना तो आपको कभी एंजाइटी होगी। यही बात समझ में।
आगे आता है समायोजन के क्षेत्र कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हमें एडजस्ट करना होता है। एक तो हेल्थ में हमें एडजस्ट करना होता है, अगर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है तो हमें हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा। मान लो कोई स्मोकिंग करता है लेकिन उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। किसी को लेट उठने की आदत है लेकिन उसकी हेल्थ के लिए ये खराब है, तो उसे जल्दी उठकर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक। सामवेगिक समायोजन, इमोशनली बहुत ज़्यादा हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, तो आपको भी उसी जैसा व्यवहार नहीं करना। अगर आप भी उसी जैसे व्यवहार कर रहे हो तो आप एडजस्ट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति नहीं हो। अगर आपने वहाँ पर चीज़ों को संभाल लिया तब आपकी पर्सनालिटी एडजस्ट वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्लास में किसी बच्चे को गुस्सा आया, कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, आपने भी उठा के 2 दिए उसमें, तो फिर ये नहीं बोलेंगे कि आपकी पर्सनालिटी एडजस्टेड है, यहाँ बोलेंगे कि आपकी पर्सनालिटी भी उस बच्चे जैसे ही है। ठीक है ना बात। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें उसके कारण का पता होना चाहिए कि ये बच्चा इस तरह का व्यवहार क्यों प्रदर्शित कर रहा है। सामाजिक समायोजन, समाज में एडजस्ट, समाज में कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम समाज में एडजस्टमेंट की बात करें कि अभी जैसे गर्मी के टाइम पे पानी की बहुत समस्याएं आती हैं, अगर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो हम यहाँ पर समाज में एक दूसरे की हेल्प करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। हम मान लो कि अगर हम ज़्यादा कहीं पर हमें पता है कि इन कामों में पानी बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाता है, कोई कार धोने में लगा हुआ है उसमें बहुत पानी वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर हम पानी को कुछ टाइम के लिए बचा कर रख सकते हैं। चलो यार, कार को सूखे कपड़े से साफ कर ले, या फिर 1 बाल्टी पानी से ही हम कार को थोड़ा सा धो लेते हैं, बाकी फिर हम बरसात आएगी उसके टाइम पर देख लिया जाएगा। तो इस तरह से हम समाज में एडजस्ट करना सीखें, नहीं तो पता चले सामने वाले घर में पीने को पानी नहीं है और आप बढ़िया पाइप से अपनी कार धो रहे हो। तो इस तरह की चीज़ हमें सोचना चाहिए। घर में समायोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि घर में समायोजन नहीं होता तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस, पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाते हैं। घर में व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ समायोजित, एडजस्ट करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही हो घर में। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े, जो अच्छा है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी ज़रूरी है। विद्यालय समायोजन, स्कूल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। व्यावसायिक समायोजन, ऑक्यूपेशनल में भी, यानी कि जो आपका व्यवसाय है वहाँ पर भी आपको कई बार एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये कुछ ब्रॉड एरियाज हैं एडजस्टमेंट के, जहाँ जहाँ पर हमें ज़्यादातर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। हम व्यवसाय की बात कर ले, मान लो आपकी टीचिंग की जॉब लग गई है और किसी दिन आप कोई टीचर एब्सेंट है, उसकी जगह आपको क्लास में पहुँचाया गया, तो आपको उस जगह पर एडजस्ट करना आना चाहिए कि चलो मेरा काम ठीक है, हो जाएगा, एक दिन ही की तो बात है, मैं आज उस क्लास में चला जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें चीज़ों को सोचना चाहिए। अब शिक्षक व छात्र के बीच समायोजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समायोजन शिक्षक व छात्र के बीच होना बहुत ज़रूरी है। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच अगर सही से एडजस्टमेंट हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो और बेहतर तरीके से होने वाली है। अब ये कैसे होगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समायोजन का अर्थ है वह बालक की मानसिक क्षमता व पूर्व ज्ञान स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षागत शिक्षण में समायोजन का प्रयास करें, जिससे शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। क्या करें वे, टीचर जो है वो बालक की मानसिक क्षमता का ध्यान रखेगा, उसके पूर्व ज्ञान के स्तर का ध्यान रखेगा कि इसका प्रीवियस नॉलेज किस तरह का है, इनको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, शिक्षण में समायोजन का प्रयास करेगा, जिससे क्या हो, शिक्षण उद्देश्य जो हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो सके, उनको मैक्सिमम अचीव किया जा सके। आई बात समझ में। आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ पहलू से या फिर हम कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं या फिर कुछ तरीके बोल सकते हैं कि इन तरीकों से हम टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में एडजस्टमेंट ला सकते हैं। क्या क्या तरीके हो गए, पहला तो हो गया बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान रखकर एवं आवश्यकताओं को जानकर, कि भाई बालक का मेंटल लेवल क्या है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। बालकों के विकास क्रम के अनुसार अपने शिक्षण अनुभवों की योजना बनाकर, बाय प्लानिंग देयर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ चिल्ड्रन। डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बालक किस अवस्था में है, बालक जिस अवस्था में होगा, अगर हम पियाजे के अकॉर्डिंग अवस्थाओं की बात करें, अगर बालक आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके जो शिक्षण अधिगम के अनुभव है उनका विकास करोगे। ठीक है, हम लेसन प्लान भी बोल सकते हैं, या फिर आप जो भी एक्टिविटी यूज़ कर रहे हो वो सब तो बच्चे की अवस्था के अनुसार करना है।
बालकों की अभिव्यक्ति के अवसर देकर, बिल्कुल सही है। बालकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दोगे कि वे अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ या वे खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। बालकों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करके, बिल्कुल सही है। बालकों के साथ हमें सिंपैथेटिक बिहेवियर करना चाहिए ताकि बालक हमारे साथ एक तो हमारे साथ क्या बोलेंगे, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो सके, इमोशनली कनेक्शन बन सके टीचर और स्टूडेंट के बीच में। बालक की समस्याओं को जानकर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमें बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए कि आखिर बच्चे को समस्या क्या है। देखिए क्लास में हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गदर करता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। यदि बच्चा पहले अच्छा पढ़ता था लेकिन अब वो डल हो गया तो इसका भी कोई कारण होगा। अगर बच्चा अचानक विद्यालय से गायब हो जाता है तो इसका भी कोई कारण है। यदि बच्चा विद्यालय आने से डरता है, विद्यालय आने का उसका मन नहीं करता, एक आध बार नहीं करे तो वो मानी बात है, लेकिन बार बार ऐसा होता है तो इसका भी कोई रीजन है। यदि बालक आपके विषय में ध्यान नहीं देता है तो इसका भी कारण है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो है, इन समस्याओं का कारण जानने की कोशिश हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे आता है बालकों को चुनाव की स्वतंत्रता। चुनाव की स्वतंत्रता मतलब कोई एक्टिविटी चल रही हो, कोई गेम चल रहा हो तो बालक के पास चॉइस हो कि मुझे ये गेम खेलना है, इस तरह से। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ 6 पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम शिक्षण और टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में हम एडजस्टमेंट ला सकते हैं। फिर आता है समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। अब कोई व्यक्ति है जो समायोजित है यानी कि एडजस्टेड पर्सन है। अब एडजस्टेड पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी? पहला और इम्पोर्टेंट तो ये कि व्यक्ति को स्वयं का और अन्य लोगों का आदर करना चाहिए। वन शुड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ एंड अदर पीपल। आकांक्षा का स्तर होना अच्छा होना चाहिए, उसकी जो एस्पिरेशन जो है वो बहुत हाई लेवल की होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक अचीव कर सकता हूँ। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि होना चाहिए। द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल शुड बी सेटिस्फाइड। स्वयं की शक्तियों व सीमाओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जुड़ा हुआ है आत्मविश्वास से। किससे जुड़ा हुआ है ये? आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? व्यक्ति के अंदर होना चाहिए आत्मविश्वास। एक मिनट रुकना चाहिए। व्यक्ति के अंदर होना चाहिए आत्मविश्वास। उसे पता तो है यार मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कहाँ तक अचीव कर सकता हूँ, मैं कौन कौन से एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी ऑप्शन फोर्थ है, व्यक्ति के व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। व्यवहार में लचीलापन मतलब कि आपका व्यवहार हमेशा एक जैसा ना हो। लचीलापन यानी परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आप अपने व्यवहार को बदल सको। कब आपको सीरियस होना है, कब आपको थोड़ा सा फ्रैंक होना है, कब आपको थोड़ा क्या बोलते हैं नॉर्मल रहना है, कब आपको हंसी मजाक करना है, कब आपको गुस्सा करना है, ठीक है, कब आपको रोना है। तो ये सारे जो व्यवहार है इनमें एक लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आपका व्यवहार एकदम सीरियसनेस वाला है तो आप हमेशा ही सीरियस रहते हो, कई बार जाते हो बिल्कुल एकदम सीरियस बैठे रहते हो, तो इस तरह का व्यवहार ना हो। आगे समय परिस्थिति के अनुसार आपका व्यवहार परिवर्तित होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है वातावरण के साथ समायोजित। ठीक है, समायोजन तो मेन पॉइंट समायोजन का यही है कि आप वातावरण के साथ एडजस्ट कर सको। आपके एनवायरनमेंट में कुछ कमी है तो उन कमियों को दूर करो, उनके कारणों का पता लगाओ। ठीक, तो ये विशेषताएं हो जाती हैं समायोजित व्यक्ति की। अब आते हैं हम कुछ समायोजन की तरफ यानी कि माल एडजस्टमेंट की तरफ। माल एडजस्टमेंट यानी कुछ समायोजन क्या है? कुछ समायोजन का सिंपल मतलब है जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता वह कुछ समायोजित पर्सनालिटी है। ठीक है, जो समायोजन नहीं कर पाता वो कुछ समायोजन हो गया। कुछ समायोजन किसी व्यक्ति की भय दशा है जो अपने भौतिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता। माल न्यूट्रिशन नहीं आएगा, माल एडजस्टमेंट आएगा ये। Maladjustment is a condition of a person who is unable to adapt to his physical, occupational and social environment. ठीक है, जो अपने भौतिक, व्यावसायिक और सामाजिक वातावरण में अनुकूलन नहीं कर पाता है वही माल एडजस्टमेंट पर्सन हो जाता है यानी कि कुछ समायोजित व्यक्ति हो जाता है। इसके व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? जो व्यक्ति कुछ समायोजित है तो उसके भी कुछ ना कुछ लक्षण तो होंगे ही। तो इस प्रकार के व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं कि ये वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं बना पाते। वो क्या करते थे? अनुकूलन बना लेते थे, और ये वाले अनुकूलन नहीं बना पाते। अनेबल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, निराशावादी होते हैं ये, वो आशावादी थे।
हीनता का भाव होता है इनमें, असुरक्षा का भाव होता है, पेसिमिस्टिक, फीलिंग ऑफ इन्फेरियोरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं, सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रेस हो गया, आपका टेंशन हो गया, और एक आपका एंजाइटी हो गया, एक फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। इन्हें आप लिख सकते हो कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स ये ऐसी बीमारी हैं जो कुछ समायोजन से उत्पन्न होती हैं या फिर समायोजन नहीं होने पर ये उत्पन्न हो जाती हैं। इनको हिंदी में भी लिख देता हूँ। स्ट्रेस को बोलते हैं तनाव, टेंशन होती है आपकी चिंता, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं हमारे द्वंद्व, और एंजाइटी शायद कुंठा होता है, कुंठा, हाँ से ठठेरा, कुंठा। छोटी सी समझ, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते, एग्रेसिव बिहेवियर प्रदर्शित करेंगे। सही बात है भाई, एक व्यक्ति कुछ समायोजित है, कुछ समायोजित है यानी कि माइंड उसका डिस्टर्ब्ड है। माइंड डिस्टर्ब है तो जरा जरा सी बातों में उसे गुस्सा आ जाएगा, जरा जरा में वो कुछ का कुछ बोल देगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, कुछ समायोजित व्यक्ति की पर्सनैलिटी, क्योंकि माइंड सही तरह से काम नहीं कर रहा ना। मेन काम तो आपका दिमाग का होता है। अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम करे तो सारी चीज़ें सही लगती हैं। जो खराब परिस्थिति है ना, जो व्यक्ति खराब है वो भी आपको अच्छे लगते हैं यदि आपका माइंड सही तरीके से काम कर रहा होता है। तो छोटी सी समस्या को लेकर तुरंत संतुलन खो देना, इनके पास अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो अपना बैलेंस खो देते हैं कुछ समायोजित लोग। जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉनिटर बनने के लिए भी तैयार होंगे या फिर प्रिंसिपल भी आ जाए तब भी वो नहीं डरते, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो डर जाते हैं एकदम से कि अब हमारा क्या होगा, टीचर से पनिश होगा, क्लास पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, प्रिंसिपल तक लेकर जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम में अपना आपा खो देते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं। ये कुछ समायोजित पर्सनालिटी होती है। ठीक, तो आज हमने एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट पढ़ा है। कल हम कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो उसके लिए फिर आप कर सकते हैं कमेंट्स। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो ड्यूरेशन लिखकर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और किसी बच्चे को जेन्युइन डाउट हो तो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके, अगर सीरियस डाउट है तभी करना, अदरवाइज नहीं करना है। ओके, सो एंड करते हैं क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।